सोशल मीडिया के साथियों को नमस्कार। मैं विकास। आगामी लोकसभा चुनाव मात्र कुछ महीने शेष रह गए हैं। आखिर नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में ऐसा क्या है कि अभी तक विपक्षी दलों के पास नरेंद्र मोदी का कोई काट अभी तक निकल नहीं पाया है। ये एक बड़ी चुनौती है विपक्षी दलों के सामने। आइए आज नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर कुछ प्रकाश डालते हैं और उनके व्यक्तित्व का जो भी मेरे मस्तिष्क में है उसका एक छोटा सा हम विश्लेषण भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 22 जनवरी को मंत्रोच्चार के बीच श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो ये स्पष्ट है कि वे अपने हिंदू हृदय सम्राट की छवि पर पूरी तरह खरे उतरे। देश के अनेकों लोग यह मानते हैं कि उन्होंने अपनी छवि बहुत सोच समझकर बनाई है। ऐसा करने के पीछे उनकी यह लॉजिक हो सकती है कि हिंदुओं के उस बड़े तबके से जुड़ाव बनाए रखना है जो उनके राष्ट्रवाद को काफी पसंद करते हैं। अयोध्या के इस धार्मिक समारोह को उनके विरोधी दल हिंदू मतदाताओं को रिझाने की कोशिश बताते रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भाजपा को अपने बदौलत पिछले 2 चुनावों में जीत दिलाई है। उन्हें पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पेश किया जाता रहा है। आखिर क्या वजह है कि मोदी इतने लोकप्रिय और कामयाब हैं, जबकि कई लोग उनकी राजनीति को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण को बढ़ाने वाला भी बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोवर यह मानते हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे गर्व भरा लम्हा वह था जब पिछले साल जून महीने में उन्हें व्हाइट हाउस में सम्मानित किया गया। अमेरिकी संसद के संयुक्त सदन में उनके भाषण के दौरान बार बार तालियां बजती रही। यह सम्मान उनके लिए व्यक्तिगत जीत के जैसा था। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात के दंगों के बाद मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में उन्हें अमेरिका ने अपने यहां प्रवेश पर रोक लगा दिया था। उनके जोरदार स्वागत ने दुनिया को दिखाया कि कभी बहिष्कृत रहे मोदी को पश्चिमी देश आज सैल्यूट कर रहे हैं। पीएम मोदी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं। कुछ लोगों के लिए वे भारत के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री हैं, तो कुछ लोगों की नजर में वे एक निरंकुश नेता हैं। ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या काफी बड़ी है जो यह मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से विश्व पटल पर भारत की हैसियत आज काफी बढ़ गई है। लेकिन मोदी के आलोचक कहते हैं कि उनकी सरकार ने विरोध की आवाज को दबाकर और मीडिया की स्वतंत्रता पर लगाम लगाकर भारत में लोकतंत्र को बहुत कमजोर बना दिया है। आलोचक यह भी कहते हैं कि हिंदुत्व और उग्र राष्ट्रवाद पर उनका जोर देना भारत की विविधता भरी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि मोदी खुद को एक ऐसे विशेषज्ञ की तरह पेश करते हैं जिनके कामकाज का तरीका कारोबार, पूंजी निवेश और विकास को बढ़ावा देने वाला होता है। हालांकि पश्चिमी देशों में भारत के बढ़ते प्रभाव की सबसे बड़ी वजह यह है भारत का विशाल बाजार। नरेंद्र मोदी लगभग 10 सालों से सत्ता में हैं। कहा जाता है कि उन्होंने दूसरे नेताओं के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। यह स्थिति नरेंद्र मोदी की है। वे सब जगह नजर आते हैं। वो सोशल मीडिया के हर प्रमुख प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद रहते हैं। वो सरकार के हर मंत्रालय की वेबसाइट के पहले पेज पर भी मौजूद हैं। वो रेडियो पर भी सुनाई देते रहते हैं
और टीवी पर तो छाए ही रहते हैं। वे हर जगह लगे हुए होर्डिंग और कटआउट में भी अपनी जगह बनाए हुए दिखाई देते रहते हैं। अगर आप उनके साथ अपनी तस्वीर लेना चाहते हैं तो बहुत सारे रेलवे प्लेटफार्मों पर उनकी छवि के साथ एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। साइट और ऐप पर भी हैं। शहरों के चौराहों, हवाई अड्डों, पेट्रोल पंपों, सरकारी संस्थानों और रेलवे के प्लेटफार्म तक पर हर जगह उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर आपको मिल जाएगी। चप्पे चप्पे पर उनकी ऐसी मौजूदगी किसी और पीएम ने ऐसा कभी नहीं किया। पिछले दिसंबर महीने में उन्होंने अपनी पार्टी को 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत दिला दिया और अब वे अगले कुछ महीनों में होने वाले आम चुनावों की तैयारी में भी जुट गए हैं, जबकि उनके राजनीतिक विरोधी बिखरे हुए हैं। विपक्ष को आप देखिए, उनके राजनीतिक विरोधी बिखरे हुए हैं और कई बार आपस में ही लड़ते हुए नजर भी आते हैं। पिछले साल जुलाई में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दलों ने आपस में मिलकर लगभग 2 दर्जन पार्टियों का एक गठबंधन बना दिया ताकि सब मिलकर उन्हें चुनौती दे सकें। इस गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। बीजेपी के लिए वे स्टार प्रचारक हैं और उन्हें अकेले ही काफी माना जाता है इन विपक्षी दलों के लिए। 73 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी का सोशल मीडिया पर भी ऐसा दबदबा है कि उनका कोई विरोधी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। यह स्थिति है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका एक नायक की तरह स्वागत किया था। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की गर्मजोशी भी लोगों ने देखा है। आप लोगों ने अपने देश में भी देखा होगा। हाउडी मोदी का कार्यक्रम जो गुजरात में उन्होंने किया ट्रंप के साथ, ये एकदम। अब सवाल ये उठता है कि इतनी विविधताओं से भरे मोदी आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से क्या भाजपा को विजय दिला पाने में कामयाब हो सकते हैं? मोदी के समर्थकों को इस मायने में कोई शक नहीं है कि वो अगला चुनाव भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि मोदी को चुनौती कौन दे सकता है? यह बड़ा सवाल है। तो इस समय कोई भी नेता देश में इतना मजबूत नहीं दिखता जो उनकी लोकप्रियता के लिए खतरा बन सके। ज्यादातर लोगों का कहना है कि उनकी छवि इसलिए अजेय है क्योंकि देश का विपक्ष कमजोर है। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता तो हैं और वो शायद पीएम मोदी को चुनौती देने वाले विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे भी हैं, लेकिन राहुल गांधी 2 आम चुनावों और कई विधानसभा चुनावों में पहले ही उनके हाथों पराजित हो चुके हैं, मगर वो अब तक सियासी तौर पर उन्हें नुकसान पहुंचा पाने में नाकाम रहे हैं। हालांकि कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों में उनकी पार्टी को चुनावी जीत भले ही मिल गई है, लेकिन अभी भी वो नाकामयाब ही है। हालांकि लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए गांवों और कस्बों में आम लोगों से जुड़ने की कोशिश किया है और बहुत हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने आप को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया है कि लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं क्योंकि वे एक गरीब परिवार से आते हैं। उनकी शुरुआती जिंदगी ऐसी नहीं थी जो भविष्य में उनके राजनीतिक सफलता के संकेत देती। युवावस्था में वे अपने गृह राज्य गुजरात में पार्टी के एक मामूली से कार्यकर्ता थे। उनकी निजी वेबसाइट के मुताबिक वो गुजरात में आरएसएस के क्षेत्रीय मुख्यालय में ऑफिस बॉय माने जाते थे। उनकी स्थिति यह थी, आरएसएस संघ परिवार का एक अभिभावक संगठन है, जबकि बीजेपी का संघ से अटूट रिश्ता है। ऑफिस बॉय का काम था कि वो
दफ्तर को साफ सुथरा रखें, झाड़ू लगावें, रोजाना वहां पर जो सामान घटता है, जो उस चीजें वहां पर दफ्तर में घट जाती हैं, उसकी खरीदारी करने के लिए स्वयं जाएं और लेके आवें। ये काम उस समय दफ्तर का था। ये उनकी निजी वेबसाइट बताती है। मोदी खुद भी अपने अतीत के बारे में कई बातें बताते रहे हैं जिनकी पुष्टि नहीं हो सकी है। जैसे बचपन के दिनों में वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। ऐसा मोदी अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताते हैं, लेकिन हमने भी काफी ज्यादा उसको ढूंढने की कोशिश की। अभी तक इसका कोई स्पष्ट क्लियर प्रमाण सामने नहीं आ पाया है। उनके समर्थक मानते हैं कि वो एक जबरदस्त वक्ता हैं, लेकिन उनके विरोधी कहते हैं कि वो बड़े आयोजनों को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आम लोगों से जुड़ने में उन्हें महारत हासिल है, जैसे चाय पर चर्चा और परीक्षा पर चर्चा। यहां तक कि उनके राजनीतिक विरोधी भी उनकी भाषण कला का लोहा मानते हैं। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने जब मोदी की तारीफ किया तो कहा कि प्रधानमंत्री बहुत असरदार भाषण देते हैं। वो नए नए जुमले, नए नए नारे गढ़ते रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम मोदी के रूप में एक जबरदस्त वक्ता को अपने हुनर की नुमाइश करते हुए देख रहे हैं, और ऐसा मैं ही नहीं, पूरा देश देख रहा है। लेकिन यह भी सच है कि वे एक साधारण कार्यक्रम को भी भव्य आयोजन में बदल देते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले साल अक्टूबर में जब प्रधानमंत्री ने दिल्ली में नमो ट्रेन सेवा की शुरुआत किया तो वे ट्रेन में सफर कर रहे हैं, लोगों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें स्कूली छात्राएं भी शामिल हैं। एक बार फिर उन्होंने ये संदेश दिया कि वो आम लोगों में कितना आसानी से घुल मिल जाते हैं और उनकी परेशानियों को वो समय रहते समझ भी लेते हैं। ये उनकी खासियत रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री की निजी सफलता के तौर पर प्रचारित किया, जबकि सच्चाई तो यह है कि भारत को G20 का अध्यक्ष बनना ही था। ऐसा नहीं है कि मोदी केवल अपने भाषण और बॉडी लैंग्वेज से ही अपने लोगों से संवाद करते हैं। वो सार्वजनिक रूप से अपने जज्बात का भी इजहार करते हैं और अलग अलग तरीके के लिबास और क्षेत्रों की खास पगड़ियां, टोपियां पहनकर उनके जरिए भी सियासी संदेश देते रहते हैं। मोदी बहुत सहजता से जनसभा में भावुक भी हो जाते हैं। रोने से वे आम लोगों की नजर में एक साधारण इंसान बन जाते हैं, मगर इससे उनकी एक ताकतवर नेता होने की इमेज कमजोर नहीं होती। उनकी ऐसी भावुकता मतदाताओं को प्रभावित करने में बहुत कारगर साबित हुई है। कभी वो किसी हिंदू साधु की तरह केसरिया चोंगा पहनते हैं, तो कभी मौके के मुताबिक सैनिक पोशाक में भी जय हिंद और सैल्यूट करते नजर आते हैं। उनके आलोचक भी ये मानते हैं कि एक साधारण कार्यकर्ता से वैश्विक राजनेता बनने का उनका सियासी सफर एक असाधारण उपलब्धि है, लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो गया। वे 2001 से 2014 के बीच 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके मुख्यमंत्री का पद संभालने के 1 साल के भीतर ही 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए थे, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने इन हत्याओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने सारे साक्ष्यों का अवलोकन किया और इनको इस आरोपों से बरी भी कर दिया। सन 2003 के आसपास से उन्होंने अपनी छवि बदलने पर काम करना शुरू किया। इस कोशिश में कई बातें शामिल थी। इस दुनिया भर के निवेशकों को रिझाकर गुजरात को विश्व मंच पर पेश करने की कोशिश भी उन्होंने किया।
ये उनकी बड़ी खासियत थी। अपनी इमेज को उन्होंने इस तरीके से बदला। मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब से ही उनकी इस बात के लिए अक्सर आलोचना की जाती थी कि वो पत्रकारों के सवालों के जवाब देने के लिए शायद ही कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पीएम बनने के बाद पिछले तकरीबन 10 सालों में एक बार भी उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। उनके आलोचक कहते हैं कि उनके राज में भारत में मीडिया की आजादी पर भयंकर खतरा मंडरा रहा है। पत्रकारों को ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है और यहां तक कि अपना काम करने के लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। हालांकि भारत का मीडिया तो गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी उत्पीड़न का शिकार होता रहा है। मैं याद दिला दूं कि पहले के जमाने में भी मीडिया को मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा था, खास तौर से इंदिरा गांधी के शासनकाल में। सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वालों की भी विशाल फौज है। देखिए, सोशल मीडिया का भी वो अच्छी तरह से उपयोग करना जानते हैं। इसमें उनके ढेर सारे फॉलोवर हैं। दुनिया में ऐसे कम राजनेता हैं जिनके यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा किसी और के पास फॉलोवर हो। तो ये है इनकी सोशल मीडिया की ताकत। तो मोदी अपने बहुमुखी प्रतिभा से भारत की आत्मा में, भारत के जन जन में, भारत के लोगों में, भारत के जनतंत्र में कुछ इस तरह छाए हुए हैं कि आज भी वे भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी विपक्ष के लिए चुनौती बने हुए हैं। और आगामी लोकसभा चुनाव सर पर है और विपक्ष अभी भी नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाया है। संगठनात्मक स्तर पर एक वक्ता के रूप में, सोशल मीडिया के रूप में, अपने बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में, या भारत की संस्कृति, भारत के धार्मिक स्वभाव के अनुरूप अभी तक भारत के विपक्ष में बैठे नेता अपने आप को नहीं ढाल सके हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। तो आज बस इतना ही। आप सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, सादर नमस्कार।